हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन के लिए हम लोग अपना नया सेशन चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग केवल पहले 1 शॉट टाइप का एक वीडियो डालेंगे आप लोग के लिए। फिर उसके बाद से हम एक एक टॉपिक पे जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न हम लोग इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। और आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू प्लस न्यू अपडेटेड क्वेश्चन प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस हम एक साथ टॉपिक वाइज अलग अलग हम कराएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो गया, ह्यूमन आई हो गया और मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, ये 4 चैप्टर फिजिक्स में कवर करेंगे। फिर केमिस्ट्री में हम करेंगे, फिर ऐसे ही बायोलॉजी में स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रिसिटी तो इस इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ज। हम लोग क्या पढ़ेंगे? चार्ज। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। लेक्चर हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, लेक्चर 1 में हम चार्ज इलेक्ट्रिक करंट, फिर लेक्चर 2 में हम पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे लेक्चर 2 में, ठीक है, लेक्चर 2 में। फिर हम लोग ओम्स लॉ और ओम्स लॉ पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं लेक्चर 3 में देखेंगे। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और इस पे न्यूमेरिकल आता है बहुत ज़्यादा, तो इसका डेरिवेशन करेंगे लेक्चर 4 में, ठीक है। फिर हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट और पावर, ये हम लोग लेक्चर 5 में, यानी कि हम लोग 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चार्ज और चार्ज पे बन सके जाने वाले क्वेश्चंस वो स्टडी करते हैं आज। यानी आज हमारा लेक्चर 1 स्टार्ट होगा, लेक्चर 1, ठीक है। लेक्चर 1 हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, याद रखना आपको, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं या बेसिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट सोज या इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा मतलब मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वह मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 10th के लिए। इट्स एसआई यूनिट जो होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वह कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम, ठीक है। और यह एक प्रकार का वेक्टर नहीं बल्कि स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब होता कितने टाइप का है ये सबसे मेन चीज, चार्ज कितने टाइप का होता है? तो चार्ज होता है 2 टाइप का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब किसी भी अगर एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या है? रिलीज किया है। और अगर उस पर निगेटिव चार्ज है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखनी है आपको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसे हमने क्या किया कि हमने किसी चीज़ को हमने रगड़ा, पेन को रगड़ते हैं, आप पेन को ऐसे रब किए, फिर कागज़ के पास ले गए तो कागज़ अट्रैक्ट करता है, तो ड्यूरिंग द रबिंग इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, इसीलिए वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इट्स SI यूनिट इज कूलॉम रिप्रेजेंटेड बाय C एंड इट इज अ वेक्टर नॉट स्केलर क्वांटिटी, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, इसके लिए केवल इसके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है। फिर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q
एंड इट इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक फार्मूला है Q इजकल टू एन ई, क्यू इजकल टू एन ई। चार्ज का फार्मूला होता है Q इजकल टू एन ई। ठीक है, इस पे आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में मिलेगा, Q इजकल टू एन ई पे। तो इसका मतलब क्या है, पहले Q इजकल टू एन ई। Q मतलब हो गया चार्ज, चार्ज ऑफ द सिस्टम, चार्ज ऑफ द सिस्टम। और N मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और E मतलब एक फंडामेंटल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसकी वैल्यू फिक्स होता है, फंडामेंटल चार्ज जिसकी वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। ठीक है, तो इस फार्मूला का आप ये इसका मेन एम है। अब स्टूडेंट इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक तो जैसे पूछ दिया, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन इन 5 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू दिया है 5, एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और आपका ई की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस में 19। तो इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, क्यू इजकल टू हो गया एन ई। तो क्यू की वैल्यू आप कितना रखेंगे 5, एन की वैल्यू 1.6 इंटू, एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस में 19। तो ये डिवाइड कर दीजिए, एन की वैल्यू कितना आ गया 5 अपान में 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस में 19, ये ऊपर चला गया, तो ये 5 अपान 1.6 इंटू 10 के पावर प्लस में 19 हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ये डिवाइड कर दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस को वो क्लियर कर रहा है सीबीएसई। सीबीएसई ने क्या किया है स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को उन्होंने, तो सीबीएसई कुछ क्वेश्चंस इसको करंट के रेशियो में पूछता है। करंट के रेशियो में कैसे पूछेगा, इसके लिए सबसे पहले हमको करंट जानना पड़ेगा स्टूडेंट। सबसे पहले इसको हमको करंट जानना पड़ेगा, फिर हम करंट से एक फार्मूला डिराइव करेंगे। व्हाट इज करंट स्टूडेंट, करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, मान लीजिए ये चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है, तो इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लेके आए, ठीक है, फिर इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आए, तो ये चार्ज एक टाइप से फ्लो करने लगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, जो इसका मेजरमेंट है, इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो शॉर्टकट में बच्चे याद कर लेते हैं ऐसे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज करंट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई। इट्स एसआई यूनिट, इसका जो यूनिट होता है वह होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, और इसका एक और यूनिट होता है कूलम अपान सेकेंड, कूलम अपान सेकेंड। इसका फार्मूला होता है C अपान में T। ठीक है, अब it is measured by a device, it is measured by a device known as ammeter, उसको एमीटर बोलते हैं। ठीक है, which is connected in series, याद रखिएगा, which is connected in series, जिसको हम किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो कहने का मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से, उसको हम लोग बोलते हैं करंट। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन, देखिए है तो ये स्केलर क्वांटिटी, लेकिन उसका डायरेक्शन हम लेते हैं, तो कन्वेंशनल करंट बोलते हैं उसको। उसका डायरेक्शन, जैसे इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो कर रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इज द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट।
इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, उसके अपोजिट में फ्लो होगा आपका करंट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। वी कैन रिलेट द चार्ज एंड द फार्मूला ऑफ चार्ज एंड फार्मूला ऑफ करंट, दोनों को हम रिलेट कर रहे हैं स्टूडेंट। फिर न्यूमेरिकल हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल थ्योरी पढ़ेंगे, फिर लेक्चर वाइज जो हमने डिवाइड किया था उसके अनुसार हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था Q इक्वल टू एन ई, और अभी हमने फार्मूला बताया I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दो फार्मूला इसमें अभी तक हमने पढ़ लिया। अब अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा IT, ठीक है। इसमें पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में रख देना है, तो Q की जगह पर रख सकते हैं IT इक्वल टू एम ई। तो M की वैल्यू यहाँ से आ सकता है IT अपॉन में E। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो दो फार्मूला है, N इक्वल टू क्यू अपॉन ई, ठीक है, अगर चार्ज दिया है तो, अगर करंट दिया है तो IT अपॉन ई। याद रखिएगा, दो फार्मूला ये और दो फार्मूला ये, मतलब तीन फार्मूला, ये तो इसी का है। तो कहने का मतलब इस फार्मूले को जब हम लोग न्यूमेरिकल यूज करेंगे तो अप्लाई करेंगे। तो हमने चार्ज पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, फ्रेंड स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज हमने आपको अभी इसके पहले बोला कि एक चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आप पहले एक टॉपिक से समझिए, जैसे कि हम लोग वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक वाटर के ड्रॉप है, तो वाटर फ्लो कैसे होता है, रिवर में, नदियों में, नहर में पानी कैसे फ्लो होता है, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आता है, इसीलिए वो उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलता है तो फ्लो करता है। एज वी कैन सी इन द पॉन्ड्स में जो होते हैं सब वाटर फ्लो नहीं करता है, पॉन्ड्स का जो पानी होता है वो वाटर फ्लो नहीं करता है स्टूडेंट। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि अगर पोटेंशियल मिलेगा तभी वाटर ड्रॉपलेट फ्लो होगा। सेम उसी तरह से अब एक चीज याद रखिए, ये वाटर ड्रॉपलेट है, इसको पोटेंशियल मिला तो ये फ्लो करने लगा, जब ये फ्लो किया तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम। याद होगा आप मैथ में लीनियर इक्वेशन में आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर करंट। क्या बोलते हैं, वाटर करंट। सेम एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स कैन आल्सो अप्लाइड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो इसमें सबसे पहले अगर ये चार्ज है, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई हमने चार्ज मान लिया, तो इस चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ तक ले जाना है तो कुछ पोटेंशियल चाहिए, कुछ वर्क करना पड़ेगा। कुछ क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को हम पोटेंशियल बोलते हैं। थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे फार्मूला और अच्छी तरह से। तो फार्मूला जनरलाइज करने का मतलब देखिए, पहले हम पोटेंशियल समझेंगे, व्हाट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल समझने के लिए आप समझिए, एक कोई चार्ज है, तो चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होता है, इमेजिनरी मानते हैं कोई फील्ड है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई दूसरा चार्ज है यहाँ पे, इसको हम मान ले रहे हैं टेस्ट चार्ज, इसमें हम अपना सब चीज टेस्ट कर रहे हैं। इस चार्ज को हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, बहुत दूर से ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं, तो इसको यहाँ से इसके किसी एक पॉइंट पे लाना है। तो स्टूडेंट इसको यहाँ से जब यहाँ लाएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा किसी चीज के अगेंस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे इसको हम इसके यहाँ लाएंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना पड़ेगा, यानी इसको इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, उसी वर्क को हम पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको सिंपल डिफाइन कीजिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, ठीक है, टू मूव अ यूनिट चार्ज, टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, टू ब्रिंग अ यूनिट मतलब इसकी वैल्यू 1 हो, इस चार्ज की वैल्यू 1 हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, किसको ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। कहां से ला रहे हैं,
इनफाइनाइट से कहाँ ला रहे हैं, टू अ पॉइंट, टू अ पॉइंट in an electric field, in an electric field, in an electric field is known as electric potential at that point. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ वर्क इनफाइनाइट से पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे, तो लाने में जितना वर्क करना पड़ा हमको, उसी को हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई भी। दूसरा, इट इज अ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज, इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इज वोल्ट, या इसका एक और यूनिट है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब यहां से इसका एक फार्मूला देखते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपान में Q। अब फार्मूला अगर आपको याद है तो इससे भी आप लिख सकते हैं, अगर Q की वैल्यू आप 1 कर दीजिए तो V इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। 1 मतलब यूनिट, Q मतलब चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी फील्ड के पॉइंट पे लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसी को पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्टली वी शुड डिफाइन now we should define V electric potential difference, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इजी है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने मान लिया, ठीक है, और ये पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। एक पॉइंट से उसी यूनिट चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इज डिफाइंड एज the amount of work done required to move a unit charge from one point to other point in an electric circuit। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा भी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डेल्टा भी से। बाकी फार्मूला सेम होता है, डब्ल्यू अपन क्यू, यूनिट भी सेम होता है, सब सेम होता है। तो याद रखिएगा, इनफाइनाइट से अगर किसी पॉइंट पे लाना होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव करना है यूनिट चार्ज को तो जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, और सीरीज में और पैरेलल में इसको क्यों जोड़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का डिफिनेशन देखते हैं। तो 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, तो फार्मूला याद रखिए, डेल्टा V का फार्मूला होता है W अपन Q, I का फार्मूला होता है Q अपन Q। फार्मूला के जितने वैल्यू दिए हैं इसको 1 कर दीजिए। इफ Q इक्वल टू 1, T इक्वल टू 1, Q का यूनिट कूलम, T का यूनिट सेकेंड, W की वैल्यू 1 इफ जूल, Q की वैल्यू भी 1 कूलम। तो क्या होगा, अगर ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो डेल्टा V इक्वल टू 1/1, यानी डेल्टा V की वैल्यू 1 यूनिट वोल्ट। ठीक है, तो अब इसी से डिफाइन करना है आपको। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ, 1 मतलब यूनिट चार्ज, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट इन एन
इलेक्ट्रिक सर्किट, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अगर दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक कूलाम के चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा हो, एक कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा, तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? If 1 joule of work is required to move a unit charge from one point to other point, then the potential difference between these points is said to be 1 volt। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर इसी तरह से if 1 coulomb of charge is flows in a conductor for 1 second, if 1 coulomb of charge is flows in a conductor कितने सेकंड के लिए? for 1 second, then the current is said to be 1 ampere, said to be 1 ampere, याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आई होप आप 1 वोल्ट 1 एम्पियर और चार्ज, पोटेंशियल और करंट समझ गए होंगे। ठीक है, पोटेंशियल को हम वोल्टमीटर से मेजर करते हैं और वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या अगर मान लीजिए चार्ज फ्लो कर रहा था, मान लीजिए एक तो चार्ज होगा नहीं, एक कूलाम में भी इनफाइनाइट नहीं कर सकते हैं, अरबों खरबों चार्ज होते हैं एक कूलाम में भी, बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। एक कूलाम चार्ज में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वो चलेंगे जब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो क्या एक साथ चलता रहेगा? नहीं ना, कोलिजन होगा इसके बीच, टकराएगा ऐसे। मान लीजिए हमने क्या कहा कि बच्चों का 20 लाइन लगवा दिया हमने, 20 लाइन मतलब 20 बच्चों की एक लाइन लगवाए, 20 लाइन नहीं, एक लाइन में 20 बच्चे हैं और एक लाइन में 100 बच्चे हैं। अब इन दोनों को हम एक रेस करा रहे हैं, दोनों लाइन्स को, तो कौन स्टूडेंट जीतेगा? क्योंकि चूंकि 20 बच्चे हैं तो कोलिजन कम होगा। अब 100 बच्चे की जो सीधी लाइन है इसमें टकराव होगा, बच्चे एक दूसरे से टकराएंगे, तो जब टकराएंगे तो स्लो हो जाएगा। ठीक है, टकरा के गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर लाइन बनेगी। तो कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनके बीच में होता है कोलिजन। क्या होता है? कोलिजन। इसी कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है। तो ये तो 100% है, कोई भी अगर हमारा मैटर है तो वो मैटर में इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा, मतलब चार्ज रुकेगा। यानी कि किसी भी कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है, कोई भी अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो उनके बीच कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो फिर उसका फ्लो रुक जाएगा चार्ज का। तो यानी कि ऐसा प्रॉपर्टी है ना जो कि क्या करता है, जो फ्लो को रोकता है, चार्ज के फ्लो को रोकता है, मतलब करंट को अपोज करता है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता है द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच it opposes the flow of charge मतलब करंट। it opposes the rate of flow of charge, या इसको करंट बोल देना, it opposes the current। ठीक है, the property of conductor by which it opposes the flow of charge या current is known as resistance। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। it is represented by R। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। और स्टूडेंट इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स एसआई यूनिट इज ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका एक और यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर। और V इक्वल टू फार्मूला होता है IR, याद रखिएगा, ये ओम्स लॉ है, अभी आगे पढ़ाएंगे। उससे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको समझना है। रेजिस्टेंस स्टूडेंट 4 चीज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? 4 चीजों पे। तो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक न्यूमेरिकल आता है 5 मार्क्स में, 3 और 2 करके, तो ये आप याद रखिएगा। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया क्रॉस सेक्शन के। टेम्परेचर का डिपेंडेंस हमको पढ़ना नहीं है 10th में, और नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि वो किस चीज से बना है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मर्ज करेंगे तो यहाँ से आएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी को, तो यहाँ पे आता है रो, और ये रो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रो को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से पहले तो रो का डिफिनीशन क्या है, यहां से रो का डिफिनीशन आता है इस फार्मूले से, देखिए। रो, फिर रो पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अभी हम लोग केवल वन शॉट कर रहे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, कल क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, इसको डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं, जो कि आपका इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई हमारा कंडक्टर है, ठीक है, जिसका लेंथ 1 है, 1 मीटर, और एरिया क्रॉस सेक्शन भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस कंडक्टर को स्पेसिफाई कर दिया कि इसकी लेंथ 1 है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 है मीटर स्क्वायर, और लेंथ 1 मीटर है। तो अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ऐसा कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 है, जिसकी एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 है, यूनिट है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसे रेजिस्टेंस हम नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है। अगर आप इस पे पुट कीजिए एल की वैल्यू 1, एरिया की वैल्यू 1, तो आर इक्वल टू रो होगा। तो क्या हो जाएगा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन is known as स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट, इसका जो यूनिट होता है ना, वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। कभी कभी इसको डिराइव करने के लिए बोल देता है, ये फार्मूला लिखिएगा, आर इक्वल टू रो ए बाई रो एल बाई ए, यहाँ से रो की वैल्यू निकालिएगा, तो आर ए बाई एल, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, लेंथ का मीटर होता है, मीटर से मीटर कैंसिल, ओम मीटर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज और इसमें आता है कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये दो चीज पे केवल डिपेंड करता है। पहला चीज, ये लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये शेप पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा। ये बस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो अगर कोई तार इतना बड़ा है, या ऐसे है, चाहे कैसे भी है, इतना बड़ा है, इन तीनों की अगर वो सेम चीज का है, मतलब अगर मान लो ये सिल्वर का है, ये भी सिल्वर का है, और ये भी सिल्वर का है, सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगा। रेजिस्टिविटी का एक टेबल आपको आपके बुक में बना के दिया गया है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या भी जाना, क्या क्या हमने जाना, हमने जाना चार्ज, हमने जाना करंट, हमने जाना पोटेंशियल डिफरेंस, हमने जाना रेजिस्टेंस, हमने जाना रेजिस्टिविटी, और अभी हम जानेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। फिर हम जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फिर हम जानेंगे हीटिंग लॉ, ठीक है, जूल से हीटिंग लॉ, और फिर लास्ट में पावर और एनर्जी। चैप्टर आपका वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओम्स लॉ। देखिए, ओम्स लॉ में आप स्टार्टिंग कीजिएगा, जॉर्ज साइमन ओम was the first scientist who give
the relationship between the current and potential difference across the ends of conductor। यानी यही पहला साइंटिस्ट था जिसने V और I के बीच एक रिलेशन दिया। अब यहाँ लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ द, ये शुरुआत में लिखिएगा द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor। ठीक है, मैथमेटिक प्रोवाइडेड, यहाँ पे कंडीशन है प्रोवाइडेड the physical condition of the conductor remains unchanged। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर का, मान लीजिए कंडक्टर है, इसकी फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसके जो इंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो इसमें करंट फ्लो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर 2 एम्पियर का करंट है और मान लीजिए 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 3 वोल्ट मान लीजिए, तो अगर हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा उतना ही, या अगर हम पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से करंट जनरेट होता है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी उतना ही इंक्रीज होगा। तो मैथमेटिकली इन्होंने, इसके बाद लिखना है आपको, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, मैथमेटिकली इन्होंने क्या बताया, V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और यहाँ से इसको हटाने पर ही एक कांस्टेंट आया R, तो वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम लोग अब पावर ऑफ रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया है, पावर ऑफ नहीं, रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या हम लोग पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन वैसे आपका है दो टाइप का, मेन दो टाइप का है, जिसका डेरिवेशन भी आपको पूछ सकता है। पहला कॉम्बिनेशन है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन पहले देखते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस। इसका R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसको कंबाइन करना है, तो अगर इसके इंड कनेक्ट कर दिए, जैसे मान लीजिए ये था, ये है और ये है, ठीक है, इसको हमने, इसको कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसका एक एंड और इसका एक एंड हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसका एक एंड, इसका एक एंड, इंड टू इंड हमने कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? और इसके साथ हमने एक अमीटर, बैटरी, ठीक है, और एक की कनेक्ट कर दिया, तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, ये जो है, इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डिफिनीशन क्या होता है? ठीक है, when
the resistance when the resistance are connected by ends to end, ठीक है, then this type of combination is known as सीरीज कॉम्बिनेशन। whereas अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगर स्टूडेंट सभी का एक इंड, सभी का, जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है, सबका जो एक इंड है, जो ये वन इंड है, पहला इंड मान लीजिए, इस सबको एक पॉइंट से हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और दूसरा इंड जो है सबका, इसको हमने दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें हमने एक वही सेम चीज, एक अमीटर, एक बैटरी, ठीक है, और एक की जोड़ दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। तो डिफिनीशन क्या हो गया? व्हेन वन end of all resistance is connected to a point and other ends of all resistance are connected to another point, then this type of combination is known as parallel combination। एक इंड सभी का एक पॉइंट से कनेक्ट है और दूसरा इंड दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द फार्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्टली हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं, पहले बात याद रखिएगा, दोनों को हम एक साथ करेंगे क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो दोनों एक ही साथ हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा तुरंत, ठीक है। तो पहले इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पहले कर रहे हैं, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, एक ट्रिक, पीवी सिंधु पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज, सीरीज में करंट सेम होता है। करंट क्या होता है? सेम होता है, याद रखिएगा। अब इसको हम लोग बनाते हैं ऐसे। तो मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लेट 3 रजिस्टर्स R1, R2 and 3 are connected in series combination between points A and B through a ammeter, a plug, ठीक है, या स्विच लिख सकते हैं, a switch and a battery of potential difference V volt also connected in series। तो हमने यही बताया आपको कि हमने इसके साथ एक अमीटर, ठीक है, एक बैटरी, एक प्लग की आल्सो कनेक्ट किया है सीरीज में। अब यहां से मेन चीज
याद रखिएगा। क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं, द करेंट थ्रो ऑल रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन आर सेम। सब में करंट सेम होता है, हमने मान लिया आई, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल आर डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सभी कंडक्टर में, अगर वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो उसका अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें बस कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, मान लेना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेना है आपको कितना है, इसका मान लेना है कितना है, इसका मान लेना है कितना है आपको, ठीक है। तो यहां से कलर चेंज कर लें पहले, हाँ कलर चेंज नहीं हो रहा है, चलिए। तो इसमें हम मान ले रहे हैं आपका तो इसमें हमने इसको मान लेना है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2 है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। ये थोड़ा क्लियर साफ चला नहीं, एक मिनट भी ना हो तो इसमें हम ऐसा हैंग हो रहा है। चलिए पूरा ये इरेज हो गया, तो फिर से हमने इसको बना देना है। हमने क्या किया था स्टूडेंट, 3 रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, और इसको हमने एक एमीटर, एक बैटरी, ठीक है, एक प्लग की से कनेक्ट किया था, और इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस मानना है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम मान ले रहे हैं V1 है, V2 है, V3 है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, और सबका करंट हम मान ले रहे हैं, देखिए माइनस से प्लस की ओर, ये माइनस से प्लस की ओर करंट फ्लो होता है, तो सब में करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, और इसमें भी करंट आई है, और इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका R2 था, इसका R3 था, द डिफरेंट। तो यहाँ तक मान के हम लोग अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे यही है स्टूडेंट कि इसके बाद हम लोग सब पे ओम्स लॉ अप्लाई करना है। क्या करना है? ओम्स लॉ अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑन रजिस्टर R1। तो R1 का अगर आप देखेंगे तो ये V1 इक्वल टू IR1, ठीक है। तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू IR1। सिमिलरली V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3, और इसको कलेक्टिवली हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। नाउ वी नो दैट, देखिए जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के सभी पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा।
अब यहाँ से क्या करना है, इसको इक्वेशन सेकंड प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेट, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक, देखिए जो हमने तीनों रेजिस्टेंस माना था ना, इसके जगह मानना है कि एक इक्विवेलेंट रजिस्टर है आर। हाँ, तो इसको लिखना है लेट एन इक्विवेलेंट रजिस्टर आर इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी। तो इस पे अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑन इक्विवेलेंट रजिस्टर R1 R पे। तो इस पे हो जाएगा V इक्वल टू आई आर ई। ठीक है, अब देखिए V की वैल्यू V1 V2 V3 की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की जगह पे रखेंगे आई आर इक्विवेलेंट, आई R1, आई R2 और आई R3। सब में सेम है आई, तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई I2 बोथ साइड्स, आई साइड सब कट जाएगा, R इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू algebraic sum of all the registers। ठीक है, इसी तरह आप लोग पैरेलल का प्रूफ कर सकते हैं। पैरेलल में आएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल को प्रूफ करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे जूल्स हीटिंग लॉ, फिर हम पढ़ेंगे पावर, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स हम वीडियो 2 में कवर करेंगे, वीडियो 2 में। और उसके बाद से वीडियो 3 में जो लेक्चर 1 का है उसको न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। फिर इसी तरह वीडियो 4 में लेक्चर 2 का न्यूमेरिकल, फिर वीडियो 3 में लेक्चर 4 का न्यूमेरिकल, अब वीडियो 5 जो होगा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, बाकी जुड़े रहिए CBSE बोर्ड के स्टूडेंट। धन्यवाद।